हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, जानकारी लेने जा रहे हैं। और ये वैकेंसी आई है 2025 में। कहाँ से आई है सर? बिहार से आई है। बिहार में कहाँ से आया है सर? राज्य स्वास्थ्य समिति, जिसको हम लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है सर? स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एक वैकेंसी रिलीज किया है वैकेंसी को अगस्त 2025 में। और इसका फॉर्म भरा जाएगा सर सितंबर 2025 में। कैसे फॉर्म भरा जाएगा? वैकेंसी रियल है कि नहीं है, इसका एग्जाम कब हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है सर, एग्जाम के पैटर्न क्या होंगे, किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितने सीट पे वैकेंसी है, इन सभी डिटेल को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और कोई भी स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन माइंड में बन रहे होंगे वो शायद सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है, तो हम वीडियो को देखें उसके पहले सर हम लोग इस बात को वेरीफाई करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा वेरीफाई करते हैं कि ये वैकेंसी रियल है कि नहीं है। तो एट फर्स्ट आपको सर सिंपल सा आ जाना है गूगल पे, और गूगल क्रोम में आपको सर्च क्या करना है सर? शॉर्ट में सर्च कीजिए SHS बिहार, यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। देखिए फर्स्ट में जो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार लिख करके, बस आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपके नेट के इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग थोड़ा स्क्रॉलिंग लेगा, बफरिंग लेगा, और फिर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का जो है नया डैशबोर्ड है, ये हेल्थ सोसाइटी का होम डैशबोर्ड है सर, वेबसाइट का। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया सर? ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज का। बस इस ह्यूमन रिसोर्सेज वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, नीचे में एक एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, इस एडवर्टाइजमेंट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा थोड़ा सा स्क्रॉल होगा, फिर नया डैशबोर्ड ओपन होगा। जो नया डैशबोर्ड ओपन होगा सर, जो नया डैशबोर्ड ओपन होगा ये भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, थोड़ा सा समय लगा। यहाँ पर फर्स्ट में ही देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025। 9/2025 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बस याद रखना है सर। बस इसी पे आप क्लिक करेंगे, न्यू लिख रहा है, क्लिक करेंगे तो हम जो वहाँ PDF अभी फर्स्ट पेज पे ओपन किए हुए थे, देखिए पूरा आपको PDF ओपन हो जाएगा। ये PDF आप यहाँ पे डाउनलोड आइकॉन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट आप सारी की सारी PDF पढ़ सकते हैं। या ये PDF डिटेल आपको हमारे रैंक प्लस द लर्निंग ऐप, रैंक प्लस ऑफिशियल वेबसाइट या रैंक प्लस व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग कैरी ऑन करते हैं अपने वीडियो पे। अब आपको एक बात तो जानकारी मिल गई कि सर वो वाला PDF इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मतलब वैकेंसी क्या है, रियल है। अब दूसरी बात आती है कि सर इसको हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होना है 1 सितंबर से, अभी से नहीं। और आज जो है वो है 25 अगस्त, यानी आज से एक सप्ताह बाद। तो आपको इसी सेक्शन में जो है फॉर्म अप्लाई का भी एक जो क्लाउज है वो जुड़ जाएगा, और फॉर्म अप्लाई का भी ऑप्शन आने लगेगा। हालांकि अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी 1 वीक बाकी है, ठीक है सर। आएगा तो आपको यहाँ पर विजुअल होने लगेगा और वो फॉर्म अप्लाई भी आप कर सकते हो। बहुत ईजी स्टेप है, उसके लिए बहुत बड़ा हेडक या पंगा की बात नहीं है। अब हम आते हैं इंफॉर्मेटिव पार्ट पे कि वीडियो में इंफॉर्मेटिव पार्ट क्या है सर। एक्चुअल में विज्ञापन संख्या जो 9/2025 मैंने वहां लिखा हुआ बताया आपको, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वही विज्ञापन संख्या आया है। ये जो है कई मल्टीपल्स ऑफ जो सोसाइटीज होते हैं, जैसे NHM होता है ना, एक नेशनल हेल्थ मिशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM का भी इसमें वैकेंसी। इसमें कई सारे जो है डिपार्टमेंट के वैकेंसी है। जैसे हम लोग कह लें, जैसे NTEP एक डिपार्टमेंट है, जिसको क्या बोला जाता है सर? जिसको बोला जाता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NTEP। वैसे ही और भी हैं जैसे कि NPPCF, देन और भी हैं जैसे कि NIDDCP, ऐसे कई सारे जो हैं, जैसे NUHM, सब कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट एक साथ मिले और मिल करके जो है राज्य स्वास्थ्य समिति, जैसे कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, उसको इन्फॉर्म किया, इन्होंने एक वैकेंसी दी। अब आपके मन में ये जनरेट हो रहा होगा कि अभी सर BTSC का भी एक वैकेंसी आया था। आपके मन में ये सवाल जनरेट होगा कि बिहार में सर एक BTSC का भी अभी वैकेंसी आया था, जो वैकेंसी हो गया पेंडिंग। तो आप में से कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि बस उसी वैकेंसी को पेंडिंग हो गया, तो दैट्स वाई एक जो है ये नया वैकेंसी NHM ने, न्यू वैकेंसी जो है NHM ने जनरेट कर दिया।
सबसे पहली बात कि ये वैकेंसी एनएचएम ने नहीं जनरेट किया, ये वैकेंसी जो है बिहार हेल्थ सोसाइटी ने जनरेट किया है। बिहार हेल्थ सोसाइटी, जिसको हम लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी HSH भी कहते हैं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने जनरेट किया है। ये वैकेंसी एक बार और आया था, वो आया था शायद मुझे जितना याद है मे बी वो 2019 की वैकेंसी हो गई और फिर 25 में आई है, 6 साल बाद आई है। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये आते हैं कि क्या वो BTSC वाली जो वैकेंसी आई थी जो पेंडिंग हो गया वो अब नहीं आएगा? वो बिल्कुल आएगा, उस वैकेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जबकि वैकेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट से ही आई है, तो भाई सर थोड़ा सा तो यहाँ समस्या होगा। समस्या क्या है कि सरकार के ऊपर सर ओवरबर्डन लोड है कि हमें लेना है किसी न किसी वे में जो है लैब टेक्नीशियन को हायर करना है। अब उसने एक गवर्नमेंट वैकेंसी दिया, बट हमारे में से कुछ बंधु मित्र, हम और आप जैसे ही लोगों में से जिनकी हो सकता है कि ह्यूमन राइट भी हो, उनका लड़ना भी जायज हो, मैं नहीं इसको जस्टिफाई कर सकता कि सही था या गलत था, केस कर देना ही सही था, उसका यही एक उपाय था और वैकेंसी को पेंडिंग कर देना ही सबसे लास्ट सॉल्यूशन था। मैं इन सभी पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं कौन होता इन पे अपना एनालिसिस देने वाला। लेकिन हम आप में से ही कुछ लोगों ने इस पर भी केस किया सर, और केस करके उसको पेंडिंग भी करा है सर। तो पेंडिंग किया है, तो जब तक उसका कोई कोर्ट सॉल्यूशन नहीं दे देगा तब तक सर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टेक ऑन एक्शन करना। भाई कोई अपने आप को कटघरे में खड़ा करना क्यों चाहेगा? ऑलरेडी एक बार कटघरा में खड़ा हो चुका है, हम लोगों ने उस पर ब्लेम कर दिया, तो अब वो वैकेंसी हो गई पेंडिंग, जो कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? कहीं ना कहीं मैं तो खुल के बोलता हूँ सर ऐसे ही, मुझे चाहे आपको गलत लगे या सही लगे, इट्स ऑन डिपेंड ऑन यू, बट मैं इतना तो कहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे भी गलती थी, हमारे बंधुओं को भी गलती थी। देखिए अब जो भी कारण रहा हो लड़िए, अब उसका एक बार जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कि कोर्ट उस पर जब तक अपना डिसीजन फैसला सुना नहीं देता, और क्योंकि अब बिहार में सर चुनाव भी होना है, ठीक है, ये बात भी क्लैरिफाई है, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करके ही जाऊं। हालांकि वो वैकेंसी पे अगर केस नहीं होता तो कुछ ना कुछ हम लोगों में से ही बंधुओं को सिलेक्शन भी होता और डेफिनेटली होता, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन अब हो गया पेंडिंग, तो अब मान के चलो कि अगले सरकार में ही उसका कुछ हो सकता है उस BTSC वैकेंसी का, जितना मुझे अनुभव है। तो ये सरकार ने सोचा कि अब हम फिर से सरकारी वैकेंसी तो दे नहीं सकते हैं, तो अब इन्होंने जो है वो संविदा पे वैकेंसी दे दिया। किस पे दे दिया सर? संविदा पे वैकेंसी दे दिया। लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों को, जितने सारे बंधु लोग इस वीडियोस को, लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि इस संविदा के वैकेंसी आ जाने से वो वैकेंसी क्लियर होने के बाद नहीं आएगी, इसका उससे कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जब कोर्ट क्लियर करेगा तो डेफिनेटली वो वैकेंसी का भी एग्जाम होगा, जितना मुझे उम्मीद लग रहा है, ठीक है। बट अब देख लो, नया अपरेंट गवर्नमेंट आएगा उसके बाद ही उस पर कुछ कह सकते हैं, ठीक। अब फिलहाल आते हैं इस वैकेंसी पे, ठीक। ये वैकेंसी जो है, इतने सारे जो है डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया है, जिसमें आपको पोस्टिंग जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगा। देखो इसमें एक बात तो हमारे लिए डिसएडवांटेज रहता है कि पूर्णतः वैकेंसी नहीं है, मैं थोड़ा डिटेलिंग पर भी बात करूंगा। पूर्णतः वैकेंसी नहीं है, संविदा पे वैकेंसी है, तो हमारी पेमेंट स्केल इसमें दो है, एक है 24,000 का और एक है 15,000 का। जो सीनियर लैब टेक्नीशियन में जाएंगे उनको 24,000 मिलेगा, जो जूनियर लैब टेक्नीशियन में जाएंगे वो 15,000 पे जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये होम डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। कैसा है सर? ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पोस्टिंग होगी, जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, में भी ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में सर कहीं ना कहीं जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको हो सकता है सदर अस्पताल में, हो सकता है कि आपको अनुमंडलीय अस्पताल में, हो सकता है आपको रेफरल हॉस्पिटल में, हो सकता है आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, हो सकता है आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हो सकता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, कहीं ना कहीं आपके होम टाउन या होम सेंटर में दिया जाएगा सर पोस्टिंग। तो अगर हम प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे हैं और 10,000 पा रहे हैं, तो उससे तो कई गुना बेटर है ना कि हम एटलीस्ट तो गवर्नमेंट में है 15,000 पाएंगे हैं। मैं इस फेयर में कह रहा हूं क्योंकि हमें उसके लिए स्पेशल कहीं पर जा करके कुछ दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में सर हमें नहीं लेना होगा, ना डेरा लेना है, ना एक्सपेंस उठाना, हो सकता है घर से जाके काम कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा बेनिफिट इसमें ये हो सकता है कि सर देखो, अगर हमारा वर्कलोड कम होगा तो हम अगले वैकेंसी की प्रिपरेशन, कहाँ हमने किसी को हमें किसी ने रोक थोड़े दिया अगले वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए। कम से कम थोड़ा सा तो फाइनेंशियल फ्रीडनेस आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट देता है नेशनल हेल्थ मिशन, लेकिन ये संविदा वाले देंगे 15,000 रुपये, बहुत अमाउंट नहीं होता, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ तो ऑप्शंस आएंगे ना सर, पहला। दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा ये होगा कि अगर हम सर संविदा पे जॉब करते हैं तो नेक्स्ट में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है सर, उसमें हमें छूट भी मिलता है, हमें कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है, आरक्षण भी मिलता है, तो उस आरक्षण का भी हम ले सकते हैं लाभ।
मतलब ये 3 से 4 फायदे हम कुछ जो है मिनिमाइजली करके इसको समझ सकते हैं। देखिए अब निगेटिव पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं। हम अगर कहीं पर 50,000 पे जॉब कर रहे हैं एज ए लैब टेक्नीशियन, तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि इसको भरो और इसमें जा करके आप ज्वाइन हो जाओ, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम कहीं 15,000 रुपये पर भी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें ज्वाइन करो आप। इस और वैसे भी इतना इजीली ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगा, इसमें भी आपको एग्जाम होंगे बाकायदा, सारे भी डिटेल पे बात करूंगा। तो आपको इन कंडीशन में ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है कि आगे के कुछ द्वार, जैसे सरकारी के यहाँ जाने से कुछ सरकार हमारे लिए दरवाजे खोल सकती है या खुलता ही है, जैसे इसमें भी है, इस वैकेंसी में भी या बीटीएससी वाले में भी था, जो इससे पहले वैकेंसी आया था जो अभी पेंडिंग हो गया, कि जो जिन्होंने काम किया हुआ था संविदा पे कोरोना वाले काल में, तो उनको रिजर्वेशन मिला ना, तो हम इनके यहाँ सर्विस कुछ देंगे तभी तो आगे की वैकेंसी के हमें कुछ रिजर्वेशन के भी फायदे मिलेंगे। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड है सर कि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन एज ए टीचर, एज ए जो काउंसलर, मुझसे अगर सजेशन मांगे तो ये जो 2-3 सजेशन मैंने दिया, आप इनको पॉइंट ऑफ व्यू पे रख करके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो सर, ठीक है। और फिर बीटीएससी वाली वैकेंसी आएगी तो उसको भी हम देंगे। कहाँ हमें लिख दिया कि इसमें हमने भर दिया तो उसमें हम नहीं भर सकते, है ना सर, ठीक है। अब थोड़ी डिटेल पे बात करते हैं। ये जो है सर 2 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। एक पोस्ट जो है वो है सीनियर लैब टेक्नीशियन का, जिसका कहाँ से आया सर, एनटीईपी से आया, ट्यूबरक्लोसिस वाले से आया। पहला क्या था, एनटीईपी ही था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो एनटीईपी ने जो है वो सीनियर लैब टेक्नीशियन उन्हें चाहिए। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर कैटेगरी के इन्होंने डाल रखा है। क्या है सर, सबसे फर्स्ट वन, यदि आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ, किससे किया, मतलब एमएससी किया हुआ, किससे किया हुआ है सर, यदि आपने एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, या जनरल माइक्रोबायोलॉजी भी आपने किया हुआ है, या बायोटेक्नोलॉजी से भी किया हुआ है, या बायोकेमिस्ट्री से भी किया हुआ है, इतने सारे सब्जेक्ट से यदि आपने पीजी किया है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इसके साथ आपने यदि विद और विदाउट डीएमएलटी हैं, पीजी किया हुआ है आपने और आपका डीएमएलटी है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने अगर इन सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ और डीएमएलटी नहीं भी है, विदाउट डीएमएलटी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके साथ एक कंडीशन है, क्योंकि सीनियर लैब पोस्ट पे है तो आपको एक एक्सपीरियंस इन्होंने मांग दिया है। क्या मांग दिया सर, एक्सपीरियंस इनको चाहिए थोड़ा सा। क्या एक्सपीरियंस में इनको चाहिए सर, पीजी के साथ डीएमएलटी होना अनिवार्य नहीं है, पीजी के साथ एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। एक्सपीरियंस आपको कितने साल का चाहिए इनको सर, इनको एटलीस्ट जो है वो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने आपसे मांगा हुआ है। किन किन डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर, वर्क एक्सपीरियंस इन ट्यूबरक्लोसिस लैबोरेटरी टेस्ट में होना चाहिए, या आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड जेनोटाइपिंग, इन सब में से किसी भी डिपार्टमेंट से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है विद ए पीजी है, तो आप इसमें बेशक अप्लाई करो और आपका सिलेक्शन होगा। अब बोलो कि सर हमने पीजी नहीं किया हुआ है, यूजी किया हुआ है, यानी कि हमने बैचलर किया हुआ है। सर बैचलर में इन्होंने, पीजी नहीं है, अगर बैचलर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैचलर के साथ आपका डीएमएलटी होना अनिवार्य है। पहले सबसे फर्स्ट वन क्या है सर, कि आपका जो है बीएससी आपने या तो माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, ठीक है, या आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है, ठीक, या आपने बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है बीएससी, या आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है बीएससी, या आपने लाइफ साइंस से किया हुआ है बीएससी, या आपने बीएससी बॉटनी से किया हुआ है, या जूलॉजी से किया हुआ है। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीएससी करा है, लेकिन उसके साथ आपका डीएमएलटी होना चाहिए। यदि आपने पहले डीएमएलटी किया है और फिर बीएससी इन सब्जेक्ट से किया है, जाहिर सी बात ऐसे ही लोग करते हैं ना, पहले डिप्लोमा करते हैं, बाद में आप ग्रेजुएशन पे जाते हो ना। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले किया होगा फिर डिप्लोमा किया होगा, तो वो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं, इसका मैं जस्टिफाइंग आंसर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा पैटर्न हो जाएगा। पहले लोग डिप्लोमा करते हैं फिर बीएससी करते हैं ना, अगर साथ में किया हुआ डिप्लोमा बीएससी तब भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस पे एक आया था एक जज का, किसी इस वैकेंसी के लिए नहीं, किसी और वैकेंसी के लिए एक आया था जज का फैसला, जजमेंट। तो साथ में आप 2 कोर्स नहीं कर सकते सर, साथ में भी किए हुए तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोर्स करें तो अलग अलग करें, साथ से नहीं काम चलता। आपने अगर डीएमएलटी किया हुआ है और डीएमएलटी के साथ इन सब में से किसी भी स्ट्रीम से बीएससी किया हुआ है, तब भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके साथ भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। पीजी वाले के साथ भी था, पीजी वाले के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस था, अगर बीएससी आपका है तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना चाहिए सर, 3 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सेम वही स्ट्रीम ट्यूबरक्लोसिस या जेनोटाइपिक्स, इन सब में आपने किसी में भी अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है और बीएससी विद डीएमएलटी है,
तो आप बेशक अप्लाई कीजिए सर, इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर लैब टेक्नीशियन में पहला पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट आता है सर, फर्स्ट वन पोस्ट हो गया। सेकेंड पोस्ट आता है सर, वो है दैट इज द सेकेंड पोस्ट है सर, वो है आपको लैबोरेटरी टेक्नीशियन। क्या है सर? सेकेंड पोस्ट है लैब टेक्नीशियन। और इस लैब टेक्नीशियन पे ना ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है। इस वाले पोस्ट पर केवल और केवल जो है वो 7 पोस्ट पे वैकेंसी था। कितना वैकेंसी था? इसमें 7 पोस्ट पे वैकेंसी था सीनियर वाले में। लेकिन सर जो हम लैबोरेटरी टेक्नीशियन की केवल बात करें, लैबोरेटरी टेक्नीशियन में लगभग आपको जो है टोटल अगर दोनों को मिला दें तो 1067 वैकेंसी, यानी लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है 1061 वैकेंसी है, क्योंकि 7 वैकेंसी उसके लिए था, दोनों मिला के 1068 वैकेंसी टोटल होते हैं। 1100 वैकेंसी जो है वो बहुत वैकेंसी होते हैं। और मैं कहूँगा कि आप में से, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप में से हर एक स्टूडेंट को जो अगर कहीं अच्छे पे स्केल पे जॉब नहीं कर रहे, कहीं अनदर स्टेट में या बाहर में, तो उनको कहूँगा कि ये ज्वाइन करो। अगर आप कहीं अनदर जगह पे अच्छे लैबोरेटरी में 20,000 25,000 या इससे प्लस पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको यहाँ के ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना वो बेटर अपॉर्चुनिटी जो है प्राइवेट में ढूंढ सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अभी पास आउट हुए हैं, आप कम पे स्केल पे काम कर रहे हैं, तो आप बेशक अपने होम टाउन में ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जूनियर वाले के लिए क्या इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है सर? सबसे फर्स्ट वन इंटरमीडिएट या 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट या 10+2 आपका किससे होना चाहिए सर? इसके लिए क्लियर मेंशन कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से नहीं है, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने आर्ट्स से किया हुआ वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमर्स से किया है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यदि पीसीबी से आपका 10+2 था और उसके साथ में जो है 10+2 के साथ आपने या तो 10+2 के साथ आपने या तो BMLT किया हुआ है सर, या आपने DMLT किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी BMLT या DMLT दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपका 10+2 में जो है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, बेशक इसमें अप्लाई करो। इसके अलावा भी हाँ, इसमें यही इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है सर, इसमें सारे कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी भी यहाँ दिए गए हैं। अनरिजर्व में कितना है, EWS की क्या है सर, देन आपको SC ST की क्या है, SC के क्या है, ST क्या है, EBC के क्या है, BC के क्या है और WBC के क्या है, सारे के जो है कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज। ऑल राइट, अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल पे। टोटल वैकेंसी तो आपको पता चल गया कि 1068 पोस्ट पे है। हम लोग पे स्केल पे बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस पे आप लोगों को चर्चा हालांकि किया था सर कि पे स्केल जो है इसका वो 2 प्रकार के हैं। सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है वो आपको 24,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा सर, और लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है वो आपको लगभग 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। 24,000 और 15,000 2 पे स्केल हैं इनके सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ये लेना चाहेंगे कि इसके डेट ऑफ कट ऑफ क्या है, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या है कट ऑफ और एक्सपीरियंस के लिए क्या कट ऑफ है सर। ठीक है, तो आयु सीमा की अगर हम कट ऑफ कहें तो 1 अगस्त 2025 जो है इसका लास्ट डे है। मतलब 1 अगस्त 2025 को आपका एज लिमिटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या एज लिमिटेशन है वो भी बात कर लेंगे। और यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें कि यदि शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो आपका 3 सितंबर, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव जो है वो आपका 3 सितंबर 2025 तक जो है वो लास्ट डेट होगा। यानी 3 सितंबर से पहले आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए और 1 अगस्त से पहले जो है आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसके हम लोग मिनिमम एज पर बात करें, मिनिमम एज कितनी है सर इसकी? 21 साल है। मतलब वैसे अभ्यर्थी, वैसे कैंडिडेट जो 1 अगस्त 2025 तक 21 साल के हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर हम लोग जनरल EWS और अगर हम लोग EWS और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनको जो है 37 ईयर्स जो है वो एज लिमिट दिया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो है 40 वर्ष दिया हुआ है सर, 40 ईयर्स है। अनारक्षित वर्ग EWS की अगर हम बात करें, महिला की, ये पुरुष में था तो उनकी भी जो है 40 वर्ष उम्र दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला दोनों की हम बात करें तो 42 ईयर्स जो है एज लिमिट दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ एज में जो है कंपनसेशन मिलेगा, जैसे कि कोई PWD से बिलोंग करते हैं ना,
कुछ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते ये सब हैं, उनको भी कुछ जो है पीडीएफ में दिया गया है, उसका भी आप डिटेल चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये एज लिमिट है, तो एज तो आई थिंक इन्होंने सफिशिएंट दिया हुआ है, एज में कोई खास जो है यहाँ पंगा होने वाला बात है नहीं। अब हम लोग जानते हैं सर कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई होने की डेट क्या है सर? 1 सितंबर 2025 10 बजे से स्टार्ट होगा सर, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है वो 15 सितंबर 2025 तक होगा। यानी 1 सितंबर 2025 से लेके 15 सितंबर 2025 तक जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है, 1/9 से लेके 15/9 तक। उसके अंतर्गत अगर फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे तो फिर आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा सा इस पे हम लोग और बात कर लेते हैं। यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर होगा, यानी कि यह जो वैकेंसी प्रक्रिया है वो संविदा के आधार पर होगा। और संविदा के आधार पर जो है इसमें दिया गया है कि आपको 11 माह के लिए यानी 11 मंथ के लिए हायर किया जाएगा। और अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री रहा, मेरी बात सुनो, अगर आपने वर्क बहुत सेटिस्फैक्ट्री किया, अटेंडेंस ठीक रहा, काम सही से रहा, तो आपकी वर्क जो है आगे की ओर जो है 60 साल के लिए भी जो है जैसे सरकार में किया जाता है वो भी आपको कंटिन्यू किया जा सकता है। या एनएचएम के जितने दिनों तक जो आती है पीओपी फंड वगैरह उतने दिनों तक भी की जा सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ मान के चलो कि जिनकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी रहती है वो 60 ईयर्स तक उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन अगर 60 ईयर्स तक भी हम कंटिन्यू नहीं होते हैं तो जितने दिन तक हम कार्य करेंगे उस कार्य अनुभव का हमें अगले वैकेंसी में फायदा भी मिलता है। यहाँ हालांकि इन्होंने दिया हुआ है 11 माह के लिए लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था पोस्ट वेबसाइट पर, अगर मैं वेबसाइट को अगर ओपन करूँ ना सर, तो वेबसाइट पे इन्होंने दिया हुआ है कि कुल रिक्त पद 1068 हैं और इच्छित जिला चुनने का विकल्प है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए पदस्थापन होगा, यानी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि मिनिमली हम लोग 3 साल के लिए आपको लेंगे, वहाँ 11 महीने के लिए दिया हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर ये आप ध्यान में रखो कि चाहे 11 मंथ के लिए हो फॉरवर्ड ऑन फर्दर या फिर 3 साल के लिए हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके वर्क परफॉर्मेंस पर ही, आपके जो इंटीग्रिटी पर ही, आपके ऑनेस्टी पर ही और आपके वर्क एक्सपर्टीज पर ही। उनमें से लगभग लोगों को जो है आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है ना सर? क्लियर है आपको? ओके जी। अब हम थोड़ा अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे सर। जानकारी को और आगे बढ़ाने में क्या है कि अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन, अब हम लोग आते हैं फॉर्म फी पर, कितना फॉर्म फी लगेगा। आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सर आपको वही वेबसाइट पे जाना है, आपको 1 सितंबर से जो है लिंक मिल जाएगा। पेमेंट जो है आप कई माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं सर। पेमेंट फी कितना है सर? फी जो है अनरिजर्व के लिए आपको 500 रुपये फी लगेगा सर। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है वो आपको 125 रुपया फी लगेगा सर। देन आपको रेस्ट ऑफ जो है आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए जो है वो 125 रुपया लगेगा सर। मतलब जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लगभग 125 रुपये ही लगेगा, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार जो हैं उनको 500 रुपये लगेगा क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है जो 40% या उससे अधिक है उनको 125 रुपया लगेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि बिहार के बाहर के जो उम्मीदवार फिल करेंगे फॉर्म को, तो यस, इस फॉर्म को बिहार से वैकेंसी आई है, लेकिन इंडिया के, आप भारत के किसी भी स्टेट के सिटीजन हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बशर्ते आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यानी वो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन बस प्रॉब्लम वहाँ क्या होगा कि जैसे जो बिहार के लोग होंगे उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जो बाहर के स्टेट से लोग अप्लाई करेंगे, कोई एससी से होगा, कोई एसटी होगा, कोई ओबीसी होगा, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना होगा, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है सर। रिजर्वेशन के लिए कई प्रकार के कोटा होते हैं सर, जैसे कि कोई ईडब्ल्यूएस है, जैसे कि कोई ईबीसी है, कोई डब्ल्यूबीसी है ना। बिहार में थोड़ा ओबीसी में 3 कैटेगरी बांटे गए, कोई एससी एसटी है। तो अगर वो बिहार के डोमिसाइल होंगे और वहाँ के जाति प्रमाण पत्र देंगे, वहाँ के आय देंगे, तभी आपको जो है वो आरक्षण मिलता है। अब सपोज दैट कोई बिहार से स्टूडेंट है और बंगाल में पढ़ाई किया है, यूपी में पढ़ाई किया है, पढ़ाई कहीं से भी किया हो, उससे उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कहीं का भी डिग्री हो चलेगा, लेकिन उसकी डोमिसाइल जो है वो बिहार की होनी चाहिए, तभी उसको रिजर्वेशन मिल पाएगा, ठीक है सर। अब थोड़ा ना हम चयन के आधार पे बात कर लेते हैं। चयन का आधार मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर? सिलेक्शन प्रोसेस चाहे आप सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए कर ले या लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर ले, दोनों के लिए चयन आधार जो होगा वो आपको ऑनलाइन सीबीटी ही होगा। मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना ही होगा और जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा सर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या मुख्य बात है, इस बात पे समझते हैं।
ये जो है सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम में 2 पैटर्न होंगे। मतलब एग्जाम का पैटर्न तो एक ही होगा, इसमें 2 प्रकार के सेक्शन होंगे। एक जो है 80 अंक का है और एक जो है 20 मार्क्स का है। मतलब 80 मार्क्स का तो आपको सीबीटी होगा। ये जो ऑनलाइन में सीबीटी की बात कर रहा हूँ, ये सीबीटी जो है 80 मार्क्स का होगा सर। लेकिन 80 मार्क्स में भी सर यहाँ बैंडविथ है। क्या बैंडविथ है सर? कि आपको जो है 75 मार्क्स के ही एग्जाम होंगे, ठीक है। लेकिन 75 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स दिया जाएगा। उसका नियम होता है। कैसे दिया जाएगा सर? अच्छा, पैटर्न क्या होगा उस पर बात कर लेते हो। पहले इस बात को मैं समझा देता हूँ आपको। 75 अंक का सीबीटी होगा, ठीक है। यानी हमें जो एग्जाम होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे सर? 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उन 75 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। थोड़ा इस पर भी डिटेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आता हूँ, वो वाला फॉर्मेट आपको समझा दूंगा। सर आपको जो कुल प्रश्न होंगे वो कितने होंगे सर? 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वो 75 अंकों के भी होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, राइट। जो एग्जाम होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसलिए 75 क्वेश्चन जो होंगे 75 मार्क्स से होंगे, ठीक है सर। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होगा प्यारे। और निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 काटा जाएगा। मतलब कि 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। इतना तक हमें समझ में आ गया। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, मतलब किस पैटर्न पे एग्जाम होगा, उसका इसी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा था उसी पे आपको सिलेबस अलग से प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन मैं सिलेबस की यदि मैं बात करना चाहूँ तो सिलेबस में मोस्ट ऑफ जो है इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बीएमएलटी और डीएमएलटी से सारे लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, ठीक है। और अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप रैंक प्लस द लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और रैंक प्लस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है आपको सर? आपको रैंक प्लस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करना है सर। और ये रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स एज वेल एज आपको प्रैक्टिस सेट सारे कुछ दिए गए हैं। इसमें आप सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप परचेज करके प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं ये बैच इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन की एक और बैच है 3.0 है, लेकिन मैं 2.0 रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे क्लासेस हो चुके हैं। और एग्जाम जो है अभी सितंबर में आपको 15 दिन में ले रहे हैं। तो आप समझ लो कि 1 से 2 महीने के अंदर ये लोग एग्जाम भी ले लेंगे, क्योंकि इनका टारगेट है कि चुनाव के पहले इनको वैकेंसी ले लेनी है ना। तो 1 से 2 महीने में अगर सारी चीजें आपको पढ़नी है तो 2.0 बैच आपके लिए द बेस्ट रहेगा, ठीक है सर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कितने हैं? 75 हैं। तो हमको सर टाइम कितना दिया जाएगा? आपको 75 मिनट भी दिए जाएंगे। कितने समय दिया जाएगा सर? 75 मिनट, मतलब 1 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इतनी सी बात तो हमें क्लियर हो गई, ठीक। अब थोड़ा मैं इस पैटर्न पर आ जाता हूं कि सर 75 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है सर? 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चन है। और ये 75 क्वेश्चंस जो हैं दे विल कैरी द 75 मार्क्स ऑल्सो। यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन जो है विल कैरी द 1 मार्क्स एंड इट विल डिटेक्ट द 0.25 मार्क्स एज अ नेगेटिव मार्क इफ यू विल मेक अ मिस्टेक इन योर एग्जाम, ठीक है सर। अब ये 75 मार्क्स के जो एग्जाम हम दे रहे हैं इसमें हमको सरकार देगा 80 मार्क्स। अगर हमारा 75 क्वेश्चन सही हो जाता है तो हमको मिल जाएगा 80 मार्क्स। लेकिन ये मार्क्स मिलेगा कैसे? इसका कैलकुलेशन का विधि क्या है, मेथड क्या है? वो है एज अ परसेंटेज। इन्होंने कहा क्या हुआ है इस मेथड में ही कि इन्होंने कहा क्या हुआ है कि 75 अंकों की सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। मतलब ये है कि जितना मार्क्स आप लाते हो उस मार्क्स का परसेंटेज निकाला जाएगा। और परसेंटेज निकाल करके जितना आपका परसेंट आएगा उसको 0.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना वो मार्क्स आ गया वही मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज दैट जो है 75 क्वेश्चंस हमने पुटअप किए। एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज दैट हमने 75 मार्क्स हमने जो है 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसमें जो है हमारा 50 मार्क्स आया। कितना आया सर? 75 में से हमारा कितना आया? 50 मार्क्स आया। मतलब हमारे 50 क्वेश्चन सपोज दैट सही हो गए तो हमारा मार्क्स तो आ गया 50।
लेकिन क्या हमें 50 मार्क्स ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। 50 मार्क्स को अब कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये पहले ये देखना है, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज तो सर अभी मैथ का क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, तो मैथमेटिक्स के क्लास में पढ़ाया हूँ कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। 50 मार्क्स हमको आए हैं 75 नंबर में, तो हमारा मार्क्स कितना परसेंट आया है इसको पहले निकालो। तो जितने मार्क्स आते हैं उसको ऊपर लिखो, जितने टोटल थे उसको नीचे लिखो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही निकाला जाता है परसेंटेज। कैलकुलेट करते हैं सर। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, कितना आ गया? 25 पंचों का 20, 200/3। सर अब न 3 से 200 में भाग दे दो। 3 छक 18, यहाँ बच गया 2, कट गया 0। 3 छक 18, फिर बच गया 2, कट गया, पॉइंट देंगे 0 आ गया। 3 छक 18, फिर 2 बचेगा। मतलब वही वाली प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। यानी हमारा कितना टोटल मार्क्स आया सर? ये आया हमारा टोटल मार्क्स परसेंटेज में कितना? 66.6% आया हमारा। तो नियम ये कहता है कि जितना परसेंट आपको मार्क्स आया है उसमें 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। 66.6 आया है, 66.6 आया है, इसको 66.6 आया है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट बाद में बिठा लेंगे। सर मैथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, नॉन टेक्निकल के भी क्वेश्चन, ताकि आपको सारे क्लियर रहे। 8 छक 48 की 8 हाथ में 4, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 छक 48 और 4 52 की 2 हाथ में 5, 8 छक 48 और 5 सॉरी 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 8 छक 48 की 8 हाथ में 4, 8 छक 48 और 4 52 की 2 हाथ में 5, 8 छक 48 और 5 53, कितना आ गया? 53। और पॉइंट कितना कितना था सर? एक पॉइंट था। 66 पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ था और पॉइंट एक यहाँ था, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बिठा दो, यानी हमको मिलेगा 53.28 मार्क्स मिलेगा। हमारा आया कितना था सर? हमारा आया तो था 50 नंबर, हमारा आया तो था 50 नंबर, लेकिन हमको मिलेगा 53 नंबर, क्योंकि ऐसा नियम बनाया है इन्होंने, ठीक ना। 75 में से 80 नंबर देना है। सपोज दैट, इसको और भी कैलकुलेट कर लो फॉर एन एग्जांपल। सपोज दैट आपके 75 में से 75 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यानी आपके मार्क्स कितने आ गए सर? 75 मार्क्स आ गए, ठीक। तो इसको परसेंटेज निकाल लो कि कितने परसेंट मार्क्स आए। सपोज दैट हमारे सारे क्वेश्चन सही हो गए, है ना। तो 75 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ठीक है, एक से एक कट जाएगा। यानी आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं सर? 100% मार्क्स आए हैं। तो 100% आया है, जितना परसेंट आया है 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। नियम तो यही कहता है। कितना हमारा आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा सर? 800 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव बिठा दो, यानी हमको कितना मिलेगा? 80 मार्क्स मिलेगा। सर है ना कैलकुलेशन सही? अगर आपके 75 में से 75 क्वेश्चन आ गए तो 80 मार्क्स मिलेंगे आपको। यानी जितना परसेंट आपको मार्क्स आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो, वो मार्क्स आ जाएंगे। पहला तो ये होगा, और इसी का तैयारी जो है आपको हमारे यहाँ पढ़ के करनी है लैब फाउंडेशन 2.0 बैच में, ठीक। अब दूसरी पैटर्न आती है, क्योंकि टोटल जो है आपको कैलकुलेशन जो होगा, मेरिट बनेगा वो 100 नंबर पे बनेगा। दूसरा पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है सर, कि जो हमारे बिहार राज्य में कोविड-19 में जिन्होंने जॉब किया हुआ था, किसमें सर? कोविड-19 में जिन्होंने जान पे खेल करके सेवा दी है, तो उनको हम देंगे 20 नंबर अलग से। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोविड-19 में जिन्होंने जॉब किया उनको 20 नंबर तुरंत मिल ही गया, लो जी 5 दिन जॉब किए, जॉब मिल गया 20 नंबर ना। आपके मन में तुरंत निगेटिव क्रिएट हो गया होगा कि भाई आप तो हमारा सिलेक्शन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इसी का ढोल पिटना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि 20 नंबर तो इनको मिल ही गए, हमारा तो 80 आएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत मिनिमम ऑफ स्टूडेंट को 20 नंबर मिलने वाले हैं, और न के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नियम है कि कोविड-19 में जिन्होंने जॉब किया हुआ है से लेकर अब तक मैक्सिमम आपको 20 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन उसका भी एक रूल ये है कि एक साल में आपने सपोज दैट कोविड-19 से लेकर जॉब किया, 1 ईयर होता है, 1 ईयर होता है सर 365 दिन का। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो ये देखा जाएगा कि एक साल में आपने कितने दिन जो है ड्यूटी किया है। सपोज दैट 200 दिन आपने ड्यूटी किया है, 1 ईयर में कितना? 200 डेज ड्यूटी किया। इन्होंने नियम बताया हुआ है कि एक साल के लिए जो है 5 नंबर देने वाले हैं। 365 दिन अगर काम किया होता है तो 5 नंबर देते हैं। अधिकतम 20 अंक देंगे। किसी वर्ष के लिए कार्य दिवसों में की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग दे दो।
नियम इन्होंने ये बताया हुआ है कि 1 साल के लिए उन्होंने 5 नंबर दे रहे हैं। तो आप 1 साल में जॉब कितना दिन किए, 200 दिन आपकी अटेंडेंस है, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और इसको 365 से डिवाइड कर दो, कितना होगा सर, मेरा तो इधर मोबाइल ही नहीं है, कैसे डिवाइड करें, चलो यहीं कर लेते हैं, 365 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 बार में भी नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर तो 3×5 = 15 हो जाएगा, 6×3 = 18, 3×5 = 15 हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1, 3×6 = 18, 19 के 9 हाथ में 1, 3 3 3 9 और 1 10, 1095 हो जाएगा, हाँ सही है। यानी 2 बार में लगभग भाग जाएगा। 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 6 दूनी 12, 13 के 3, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, कितना आएगा सर, 0। 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, 270 आता है। अगर हम मल्टीप्लाई बिठाएंगे, पॉइंट बिठाएंगे तो यहाँ आएगा 0। 3 7 7 बार में लगभग जाएगा। 7×5 = 35 की 5 हाथ में 3, 7×5 = 35 की 5 हाथ में 3, 7×6 = 42 और 3 45 की 5 5 हाथ में 4, 7 × 21 और 4 25, कितना बच गया सर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 5 गया 1, लगभग 145। यानी लगभग अगर 200 दिन उसका है ड्यूटी तो लगभग उसको 2.7 मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसे ही इनमें से बहुत ही फ्यू ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है 4-4 5-5 साल कंटिन्यू काम किया है। तो भाई मैं दो पक्षधर हूं यहाँ, एक तो कि जितना आपने दिन जॉब किया उसका मार्क्स मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 मार्क्स तो मिल गए सर। साल में 200 दिन काम किए उसका हमको 2.7 मार्क्स ही मिला, कहाँ 5वां नंबर नहीं मिला, पहला। दूसरा पक्षधर मैं ये हूं कि जिन्होंने इतना सर्विस दिया यार उनको कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए। जैसे अभी आप में से कई लोग गाली दे रहे हैं इस वैकेंसी के, भाई मैं नहीं जाऊंगा, बीटीएससी को पोस्टपोन कर दिया, मैं क्यों जाऊंगा। और आप में से कुछ बच्चे जो हैं हमारे साथी जो हैं इसमें जाएंगे, ज्वाइन भी करेंगे, और हो सपोज यार 2 साल बाद फिर से एक न्यू वैकेंसी आ गई सरकारी, और उसमें इन बच्चों को जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनको देगा अपॉर्चुनिटी, फिर उस दिन वही बच्चे उठ करके गाली देंगे जो आज इस वैकेंसी को गाली दे रहे थे, देखो रोना रोने लगेंगे कि देखो उन लोगों को दे रहा है अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं देगा। इन्होंने पहले सैक्रिफाइस किया, पहले सर्विस दी, तो देना भी चाहिए। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका गलत माइंडसेट है, क्योंकि 80% के ऊपर, 80 नंबर के ऊपर कट ऑफ जाना ये बहुत बहुत मतलब ना सोचने वाली बात जैसा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सिलेक्शन तो भैया इसमें होगा, भर के होगा, मेरा ये गारंटी है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है सर। इतने तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई, होप सो आपको सारे कन्फ्यूजन अब तक के क्लियर हो चुके होंगे। आगे के भी कुछ कन्फ्यूजन्स इसमें है क्या, जी बिल्कुल है। एक चीज़ आपको बहुत सावधानी से समझना इसमें यह है, सावधानी से समझना है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म को जो है ना बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे, बहुत ही जो है वो सावधानी पूर्वक भरेंगे। क्यों भरेंगे सर, क्योंकि एक बार ये फॉर्म भरा गया तो ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के मूल के प्रमाण पत्र अंकों के मिलान करके क्रमशः किसी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने कोई आवेदन फॉर्म भरते हुए, फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती कर दे, बाद में करेक्शन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सर एक बार में सही से फॉर्म भरो। उसका सबसे अच्छा फॉर्मेट यह है कि जब आप सारे फॉर्म भर लेते हो तो फी देने के पहले, पेमेंट कटवाने के पहले जो है अपना नाम, जन्म तिथि, अपना कैटेगरी, इन सभी सूचनाओं को, इन सभी एंट्री को अच्छे से चेक कर लो। चेक करने के बाद ही जो है फीस सबमिट करो, क्योंकि एक बार फीस सबमिट कर दी तो फॉर्म सबमिट हो गई। जब तक पैसा नहीं लिया है सरकार ने आपसे तब तक आपका फॉर्म नहीं सबमिट हुआ, पैसा ले लिया मतलब फॉर्म सबमिट हो गया, और जो फॉर्म सबमिट हो गया उसी एंट्री पर जो है आपके सारे कुछ फिलअप होंगे, फिर कोई करेक्शन नहीं होगा। तो पहले चेक कर लो, लास्ट में जो है पेमेंट करो, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि उसमें जो भी आपको कम्युनिकेशन फर्दर किया जाएगा वो ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके नंबर पर। तो जब फॉर्म फिल करते समय जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप देंगे वो बिल्कुल सही वाला ही देंगे, ऐसा नहीं कि कोई गलत नंबर दे देंगे, क्योंकि बाद में फिर वो चेंज नहीं होगा और आपको कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है आप सारे के सारे जो है सही ही भरें। फॉर्म भर लेने के बाद जो फॉर्म का लास्ट प्रिंट आउट होता है सर उसको डाउनलोड करके प्रिंट जरूर कर लेना है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर्म सबमिट करने के बाद लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन प्रिंट, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बिना उसको दिए आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। सर सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना इन्होंने कुछ आपको डॉक्यूमेंट मांगे हुए, उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आपने दिया हुआ था ना, प्रिंट लिया हुआ है डॉक्यूमेंट, वो आपको देना। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा एडमिट कार्ड, जब आपकी एडमिट कार्ड आएगी, ये दो डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं, सबसे बड़ा प्रूफ होते हैं कि हमने एग्जाम दिया है, इसका हमने फॉर्म भरा है। तो इसीलिए फॉर्म अब उस समय ढूंढने मत लगना, इसलिए मैं आज ही बता दे रहा हूँ। पता चलो उस दिन ज्वाइनिंग के दिन आप लोग परेशान हो रहेगा, सर वो तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं कैसे होगा, तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, सारा जो है मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है सर, तो इससे अच्छा है कि अभी जो फॉर्म भरेंगे डॉक्यूमेंट सारे संभाल के रखने चाहिए। फॉर्म भरिए, लास्ट में उसका प्रिंट ले लीजिए, एडमिट कार्ड आएगा उसका भी प्रिंट लेकर के रख लीजिए। ठीक है सर। नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या चाहिए होगा सर, 2 कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, थर्ड डॉक्यूमेंट ये है। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है फोटो पहचान पत्र आपको चाहिए होगा, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, इनमें से कोई एक आपको रखना है। ठीक है। नेक्स्ट वन डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होगा सर, जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ को जो है प्रूफ करें, जिसमें कि आप मेनली मैट्रिक के सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। ठीक है, या मैट्रिक के मार्कशीट को भी आप लगा सकते हो। सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जैसे कि यदि आपके पास डिग्री है, जैसे आपके पास 10th के, 12th के, देन आपको डिप्लोमा के, बीएमएलटी के, जिसके आपके शैक्षणिक योग्यता होंगे उन सबके जो है, ये सब कैसे जमा करेंगे सर, ऑनलाइन। उस समय काउंसलिंग का सिलेक्शन के बाद, एग्जाम के बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद सिलेक्शन होगा, कट ऑफ जारी होगा, कट ऑफ जारी होने के बाद काउंसलिंग का एक वेबसाइट का लिंक ओपन होगा, उसी लिंक में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा, है ना, फिर आपको बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। आपके पास यदि कोई जो है आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट वन जो है, यदि आपने कोई भी आरक्षण का दावा किया हुआ है तो आरक्षण के लिए जो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, जैसे कि ओबीसी से सर्टिफिकेट, जैसे कि ईबीसी सर्टिफिकेट है ना, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जो जिस आरक्षण कैटेगरी में आप आते हैं वो भी आपको देना होगा अगर आप करते हैं तो। कम से कम इतने जो है वो आपको एटलीस्ट जो है चाहिए होगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। नीचे में कुछ और चीज़ें दी हुई है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है तो सॉरी पीडब्ल्यूडी है तो वो भी आपको देना होगा, है ना, दिव्यांगता का है, कोई स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं तो उनको भी रखना है। लेकिन मूल रूप से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एटलीस्ट हर एक को रखना होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, सो लेके ज्वाइनिंग तक। ये थी इस वैकेंसी की पूरी जानकारी। होप सो आपको जानकारी सही वे में कन्वे हो पाया और आप तक पहुंच पाया। अगर किसी प्रकार के कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन बचता है या किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई बातें पूछनी है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। और मेरी यही आप लोगों को गुजारिश है कि देखिए, करियर अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी एक आया है तो इसको लिया जाए। फर्दर कोई और अपॉर्चुनिटी आएगा तो उसमें भी जो है हम सब आगे बनेंगे और उसके लिए भी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। मिलते हैं हम लोग किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।